Hello students, welcome back to our channel Curiosity Education. Today is the last class of electrochemistry. हम आज आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं इस बड़े से चैप्टर का और आखिरी टॉपिक कौन सा है? कोरोजन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये इफेक्ट होता है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या होता है, वो रिएक्शन कैसे होती है, कैथोड और एनोड रिएक्शन क्या होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कोरोजन हमने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा है, आपको एक रफ आइडिया तो होगा क्या होता है कोरोजन। It is a process in which metal gets damaged in the presence of moisture, air and CO2. So it is a process of damaging the metal. ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर कोई मेटल है वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आ रहा है। हमको एक चीज पता है, वो यहाँ पर बहुत काम भी आने वाली है, इसे याद रखना कि वाटर में क्या होता है, O2 भी डिसॉल्व हो जाती है और CO2 भी डिसॉल्व हो जाती है। वी नो दिस वेरी वेल। उसी वजह से ये जो O2 CO2 है यहाँ पर रिएक्शन करवाने वाली है और हम रस्टिंग के प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है रस्टिंग के केस में हम वो पढ़ने वाले हैं। तो वहां पर भी कंसेप्ट आपको काम आएगा कि वाटर में डिसॉल्व O2 और CO2 एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस प्रोसेस में, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है, एक प्रोसेस जिसमें मेटल विल गेट डैमेज। ठीक है, तो ये एक हार्मफुल प्रोसेस है बेसिकली। सो कोरोजन इन केस ऑफ आयरन, आयरन के लिए कोरोजन को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ऑलरेडी हम जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रोसेस जो हमने पढ़ी है छोटी क्लासेस में, है ना। तो ये कोरोजन जनरल टर्म है। अगर हम पर्टिकुलरली आयरन के लिए बोल रहे हैं तो उसे क्या बोल सकते हैं, रस्टिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कोरोजन की प्रोसेस है कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद we will study the mechanism of rusting of iron, है ना। Okay, factors affecting corrosion। ठीक है, कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं कोरोजन की प्रोसेस। कोरोजन तो क्लियर है ना। ओके, पॉइंट नंबर 1, आप हेडिंग जब भी हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं इस तरीके को डिस्कशन कर रहे हैं, टोल्ड यू प्रीवियसली आल्सो व्हाट यू हैव टू डू, ट्राई टू लर्न द हेडिंग सो दैट यू कैन राइट डाउन द थिंग्स बिटवीन देम, बिटवीन द हेडिंग्स। ओके, सो फर्स्ट हेडिंग इज द पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ठीक है, जिस भी मेटल पे हम बात कर रहे हैं कोरोजन की, उसकी पोजीशन हमें चेक करनी है किस पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। हमको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल जितना रिएक्टिव होगा वो उतना ऊपर होगा, है ना। तो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, हम लिख लेते हैं द मोर रिएक्टिव एलिमेंट more will be the process of corrosion। एलिमेंट या मेटल जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो जितना ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, कोरोजन की प्रोसेस उतनी जल्दी होगी। तो जो लीस्ट एलिमेंट होते हैं उनको कोरोजन की प्रॉब्लम नहीं होती है, कोरोजन अफेक्ट नहीं करता उनको, जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, there are some least reactive metals like gold, platinum, palladium। ठीक है, these are the elements जिसपे कोरोजन का इफेक्ट नहीं होता। Why? Because these are least reactive। लेकिन हम इस फैक्टर में क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो एलिमेंट है वो जितना ज्यादा हाई ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा और जितना ज्यादा रिएक्टिव कोरोजन की प्रोसेस उतनी ज्यादा होगी। फैक्टर नंबर 1 इज क्लियर। ओके, सेकेंड, प्रेजेंस
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होंगे एटमॉस्फेयर में या जहां पर भी हम मेटल को हमने पुट किया है, रखा हुआ है, तो वो प्रोसेस कोरोजन की जो है वो इफेक्ट होती है, कोरोजन जल्दी होता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ये कंडक्शन की प्रोसेस बढ़ाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, और अगर वो आयंस में ब्रेक हो जाएंगे तो क्या होगा, वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, फ्लो होंगे तो चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट कोरोजन की प्रोसेस शुरू हो सकती है। सो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसका केस भी देख सकते हैं हम, जो सॉल्ट वाटर होता है जनरली वो कहां पर होता है, सी में। तो यहाँ पर इन केस ऑफ सी जो कोरोजन है, कोरोजन हाई होता है, ओके। बट इन केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर कोरोजन इज स्लो, कोरोजन इज स्लो और निग्लिजिबल, बहुत स्लो पेस पे होता है। वेयर इन केस ऑफ सॉल्ट वाटर या फिर सीज की हम बात करें तो वहां पर अगर हमको पता है कि जो ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, आयरन ब्रिजेस, वो होते हैं नियर बाय सी एरिया, तो वहां पर चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट के तरीके से वर्क करता है, एंड एज अ रिजल्ट कोरोजन की जो प्रोसेस है वो जल्दी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। वेयर इन केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर आयंस नहीं होती, इम्प्योरिटीज नहीं होती है, एज अ रिजल्ट जो कोरोजन है वो क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, so next is presence of CO2 in water। हमको पता है कोरोजन की प्रोसेस जो होती है वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में होती है, ड्राई एयर में नहीं हो सकती। ठीक है, अगर वाटर इज मिक्स्ड विद CO2 तो ये जो CO2 है, तो CO2 वर्क्स एज इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में। जो CO2 है वो इलेक्ट्रोलाइट के तरीके से बिहेव करता है, और जस्ट अभी हमने समझा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट वो कंडक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे होगा, देखिए ये जो CO2 है ये वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, और ये कार्बोनिक एसिड बाद में डिसोसिएट हो जाते हैं सेल्फ आयनाइजेशन के थ्रू, and they give 2H plus ion plus CO3 2 minus ion। एज अ रिजल्ट ये आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में कन्वर्ट हो गए, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन शो कर सकते हैं। सो विद इंक्रीज इन कंटेंट ऑफ CO2 इन वाटर, तो क्या हो सकता है, कोरोजन की प्रोसेस जो होती है वो क्या हो सकती है, स्पीड अप हो सकती है। क्लियर है, यहाँ पे ये रिएक्शन हम आगे भी देखेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन में भी यही फिनोमेना वर्क करता है CO2 का केस। ठीक है, सो दिस इज द फैक्टर नंबर 3। Okay. Next is presence of reactive, या फिर ऐसे लिखते हैं presence of metal covering। अगर हम पर्टिकुलर मेटल पर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पर्टिकुलर मेटल जिस पर हम क्या करना चाहते हैं, मेटल कोरोजन रोकना चाहते हैं, तो हमने क्या करा, इस पर्टिकुलर मेटल पर इससे और ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स की या मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग लगा दी इसके ऊपर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिस इज दैट एलिमेंट या रॉड जिससे हम क्या बचाना चाहते हैं, जिसको हम कोरोजन से बचाना चाहते हैं, तो हमने इसके ऊपर इससे भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल की क्या लगा दी, कोटिंग कर दी। एज अ रिजल्ट जो कोरोजन की प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमने मोर रिएक्टिव कवरिंग कर दी मेटल की तो क्या होगा, कोरोजन विल बी हैम्पर्ड, वो स्लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स जिस पर डिपेंड करता है कोरोजन की प्रोसेस। हम इनमें से कुछ भी ऊपर नीचे करेंगे तो वो चेंजेस आएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर स्टडीइंग मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज व्हाट, कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। अभी हमने डिस्कस किया, अब हम स्पेसिफिकली मैकेनिज्म देखने की प्रोसेस कैसे हो रही है। ठीक है, सो
according to the electrochemical theory, हम इसी तरीके से पढ़ेंगे सेल के फॉर्म में, आप अपने आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है. The irregular surface of iron works as anode and the impurities on the metal works as cathode. Imagine this is a iron rod which is kept in atmospheric condition. उसकी वजह से हम इसे क्या कर रहे हैं, जूम इन करके देख रहे हैं. आयरन रॉड है बहुत स्मॉल साइज की, उसके ऊपर एक वाटर ड्रॉपलेट से आके लगा हुआ है. सी दिस इज व्हाट, वाटर ड्रॉपलेट. ठीक है. अब ये H2O है, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसमें क्या डिजोल्व हो सकता है, O2 हो सकता है, या फिर यहाँ पर इस वाटर ड्रॉपलेट के आसपास, ये इस आयरन ऑब्जेक्ट के आसपास भी O2 हो सकता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कौन ट्रैप कर लेगा, H2O, द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द आयरन रॉड. ठीक है. और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, CO2 भी प्रेजेंट. ठीक है. दिस इज व्हाट, आयरन रॉड. हमें पता है कि थोड़ी सी एकदम स्मूथ सरफेस तो नहीं होगी उस रॉड की, थोड़ा बहुत इरेगुलरिटीज तो होंगी, एंड दैट इज व्हाट वर्क्स एज एनोड. हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, ये जो इरेगुलर सरफेस है आयरन की, इट स्टार्ट्स वर्क्स एज एनोड. तो ये किस तरीके से वर्क करना शुरू कर देती है, एनोड. एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन. तो एज अ रिजल्ट ये जो आयरन है ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. साथ में क्या रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन. ध्यान से देखिए प्रोसेस, क्लियर है ना. ये प्रोसेस हो रही है ऑन दिस सरफेस ऑफ आयरन रॉड. ऊपर हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, दिस इज व्हाट, वाटर ड्रॉप. डन. उसके बाद क्या हुआ, ये जो एक्वस आयन है इनको हम कहेंगे फेरिक आयन, फेरस आयन, सॉरी फेरस आयन. ये फेरस आयन क्या करते हैं, यहां से धीरे से ट्रैवल करके किधर जाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ ट्रैवल करते हैं. सॉल्यूशन की तरफ मतलब टुवर्ड्स दिस वाटर ड्रॉपलेट. दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द वाटर ड्रॉपलेट. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द इम्प्योर सरफेस ऑफ द आयरन. हमने बोला था कि जो रॉड है उसपे क्या है, 2 सरफेसेस है. एक तो इरेगुलर सरफेस है आयरन की जो किस तरीके से वर्क कर रही है, एनोड के तरीके से वर्क कर रही है, और इम्प्योरिटीज भी तो प्रेजेंट होगी, प्योर आयरन तो होगा नहीं. तो जो इम्प्योरिटीज है आयरन रॉड में वो किस तरीके से वर्क करेंगे, कैथोड. सो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ट्रैवल करना शुरू करते हैं टुवर्ड्स द वेरी स्मॉल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ऑन दिस मेटल. ठीक है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये ट्रैवल किया और यहाँ पर आए. अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये रिडक्शन के प्रोसेस करेंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. क्या होगा, रिडक्शन. और रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पर होता है, वो भी अपन देखेंगे. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. अभी मैं एनोड की रिएक्शन यहाँ पर लिख लेती हूँ. In fact, I am removing this point. Write down. This is very important. ये आपकी हेल्प करेगा कि हमने एनोड किसको लिया है और कैथोड किसको लिया है ना. ओके. नेक्स्ट हम एनोड की रिएक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं जो अभी तक हम करते आए हैं. एट एनोड क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आयरन रॉड, ये वाटर ड्रॉपलेट, O2, CO2, इन सबके प्रेजेंस की वजह से किस तरीके से वर्क कर रहा है, एक सेल के तरीके से वर्क कर रहा है ना, जिसमें एनोड भी क्रिएट हो गया, कैथोड भी क्रिएट हो गया है ना. इसीलिए हम रिएक्शन लिख रहे हैं. सो एट एनोड आयरन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, किसमें, Fe2+ aqueous आयंस में, बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये तो हम अभी तक देख ही रहे हैं. अब क्या होगा, प्रोसेस आपने लिख ली है. उसके बाद मैं यहाँ पे फिर भी पॉइंट्स में लिख देती हूँ. उसके बाद कैथोड रिएक्शन लिखूंगी. दैट Fe2+ ions travels towards the solution, that is towards the water droplet and the
कैथोड, जो एक्चुअली क्या है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ऑन द आयरन रॉड, इम्प्योरिटीज परफॉर्म reduction in presence of oxygen and H plus ions. ठीक है, these are the 2 points जो आप लिख लीजिए. पॉइंट नंबर 1 यहाँ से ट्रैवल करता है सॉल्यूशन तक, और फिर यहाँ से the cathode which is called impurities perform the reduction in the presence of O2 and H plus ion. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो H प्लस आयंस के साथ O2 मिलकर क्या करने वाली है, रिडक्शन की प्रोसेस करने वाले हैं. वो H प्लस आयंस 2 तरीके से O2 गेन कर सकता है. ये जो O2 है ना, एटमॉस्फेरिक O2, ये 2 तरीके से H प्लस आयन को कंबाइन कर सकता है रिडक्शन की प्रोसेस के लिए. ठीक है, तो हम देखते हैं. एक तो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो क्या हो जाएंगे, सेल्फ आयनाइज हो जाएंगे. तो यहां से भी H प्लस आयन मिल सकता है किसको, O2 को. कहां से, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, सेल्फ आयनाइज हो जाएंगे, और हमें क्या मिल गया, H प्लस आयन. पॉइंट नंबर 1, या तो वो यहां से ले सकता है, या फिर वाटर में जब CO2 कंबाइन होगा, अभी हमने देखा था फैक्टर्स में भी हमने रिएक्शन देख रहे थे, तो ये क्या करेगा, H2CO3 में कंबाइन हो जाएगा, which is called carbonic acid. And this carbonic acid further goes ionization, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है. सो रिडक्शन के लिए ऑक्सीजन को हाइड्रोजन चाहिए हो ना, उसके लिए वो हाइड्रोजन किससे ले सकता है, हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल से ले सकता है, या फिर कार्बोनिक एसिड जो कैसे बना है, जो वाटर में ही डिसॉल्व CO2 है वो उसके साथ कंबाइन होगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी, और फिर सेल्फ आयनाइजेशन जाएगा, और उसके साथ हमको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन आयन. तो फ्रॉम एनी ऑफ दीज रिएक्शन द ऑक्सीजन टेक द हाइड्रोजन आयन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आई थिंक समझ में आया होगा. अब मैं रिमूव कर रही हूँ कि अभी तक ये प्रोसेस हो रही है, हमने एनोड लिख लिया है, अभी समझ में आ गया रिएक्शन. इसी के बेसिस पे मैं क्या लिख रही हूँ, कैथोड रिएक्शन लिख रही हूँ. ठीक है, इमेजिन कि ऑक्सीजन ने ले लिया एक हाइड्रोजन आयन किसी भी एक रिएक्शन से, या तो रिएक्शन नंबर 1 से ले लिया या फिर 2 से ले लिया, किसी से भी ले सकते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन एट कैथोड. एट कैथोड क्या होगा, कैथोड पे क्या होना है, ऑक्सीजन का रिडक्शन होना है. रिएक्शन आपको लिखने आनी चाहिए, हमने बहुत बार लिखी है. अब तो किसके प्रेजेंस में हो रहा है हमको ये भी पता है, H प्लस आयन के प्रेजेंस में. ये क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, ऑफ कोर्स H पे और O2 है मिलकर क्या बनाएगा, H2O ही बनाएगा. अब हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक ही है, तो मैं से 2 कर दूं. ऑक्सीजन में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मैं से 2 कर देती हूँ. एज ए रिजल्ट ये 4 हो गया, तो मैं से बैलेंस कर देती हूँ 4 प्लस आयंस. अगर 2 ऑक्सीजन है तो उसके लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की भी जरूरत पड़ेगी, या फिर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि 4 प्लस चार्ज है तो मुझे 4 माइनस चार्ज की जरूरत भी पड़ेगी. वन इन द सेम थिंग, ये ऑलरेडी हम बहुत बार कर चुके हैं. नाउ वी आर राइटिंग डाउन द ओवरऑल रिएक्शन. ओके, कुछ कट आउट हो रहा है नहीं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे. एनोड वाली रिएक्शन का ये ऑलरेडी हम बहुत बार कर चुके हैं. क्यों कर रहे हैं, ताकि सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और हम उन्हें कट कर सके. तो ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा. ठीक है, और कुछ तो कट नहीं हो रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को कट कर देते हैं. दिस बिकम्स 2Fe ion plus O2 plus 4H plus ions gives 2Fe2 plus ions. These are also ions. This is gas plus 2 water molecule. ठीक है, so this is the actual overall reaction जो हो रही है किस पर, यहाँ रॉड पर. अभी दिस इज नॉट एंड, ये हमने कैथोड और एनोड तो लिख ली और ओवरऑल भी लिख ली, पर एक्चुअली रस्ट कैसे बनता है वो उसके आगे प्रोसेस शुरू होती है. जब रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है उसके बाद हमें मिलेगा फेरिक ऑक्साइड जो हम बनाने वाले. नाउ दिस फेरस ऑक्साइड, फेरस आयन, दिस फेरस आयन
which is what Fe2 plus ion goes further oxidation, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फिर से ऑक्सीडेशन होता है इसका, it oxidizes and form Fe2O3 and releases hydrogen ions also. ठीक है, अब Fe और O तो हमें दिख रहा है कि Fe और O मिलकर O2 मिलकर Fe2O3 बना रहे हैं. पहले बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पर 2Fe है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है. अभी उसको देखते हैं. H प्लस भी तो है, पर यहाँ तो H प्लस नहीं है. ये जो सीक्रेट होता ही है, तो मैं इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर दूं, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देती हूँ. अब बैलेंस कर लेते हैं. ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 हो गए, और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 कर दूंगी. ठीक है, इस तरीके से क्या मिल गया हमें, दिस इज फेरिक ऑक्साइड. ठीक है, दिस फेरिक ऑक्साइड कंबाइंस विथ Fe2O3 वाटर के साथ कंबाइन होता है. यहाँ पर हम लिखेंगे x अमाउंट ऑफ, क्योंकि ये वाटर ड्रॉपलेट है, कैन बी एनी नंबर. x की जगह हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा Fe2O3 dot XH2O. This is the formula of what? Rust. ठीक है, इस तरीके से यहीं पर सरफेस पर हमें क्या मिलेगी, रस्ट. किसकी सरफेस पर, इस आयरन रॉड की सरफेस पर. अभी तक हमने सिर्फ रस्ट का नाम सुना होगा या फिर रिएक्शन देखी होगी, फॉर्मूला Fe2O3 dot XH2. आपने ये नहीं पढ़ा होगा आई थिंक इससे पहले. तो एनोड क्या था, आयरन रॉड थी. कैथोड क्या था, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ऑन द आयरन रॉड. उसके बाद वाटर ड्रॉपलेट की हमने बात करी, और वाटर ड्रॉपलेट है तो उसमें डिसॉल्व क्या था, ऑक्सीजन था और CO2 था. वो मिक्स करके किस तरीके से H प्लस आयन रिलीज करता है, ये CO2 वाटर के साथ मिक्स होकर कार्बोनिक आयन रिलीज करता है. और वो सेल्फ आयनाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू हमें क्या देते हैं, H प्लस आयन्स देते हैं. उन H प्लस आयन्स का यूज होता है इस प्रोसेस में. इसलिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ से कुछ भी मिस आउट नहीं कर सकते, है ना. ये डायग्राम आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा. ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ रस्टिंग की प्रोसेस. यहाँ पर हमने देख लिया कोरोजन क्या होता है, कौन से फैक्टर्स है जो कोरोजन को इफेक्ट करते हैं इन द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. अब हम क्या देखेंगे, प्रिवेंशन मेथड. ठीक है, प्रिवेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम प्रिवेंशन मेथड देखेंगे.